डॉक्टर अक्षय तिवारी और आप देख रहे हैं द लीगल टॉक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने धारा 6 उपधारा 1 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उसके प्रारूप, उसकी कमियों और कमियों को सुधारने के साथ साथ सूचनाएं कैसे प्राप्त की जाएं, इस संबंध में चर्चा की थी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा करते हुए आपसे कहा था कि यदि हमारा आवेदन सही है और सूचनाएं दें तो सूचना अधिकारी हमें सूचना अवश्य देगा, किंतु यदि 30 दिन के अंदर सूचना अधिकारी आपको सूचना प्रेषित नहीं करता है तो आपको क्या करना है, आज हम इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। दोस्तों, धारा 6 उपधारा 1 के अंतर्गत जब हम कोई प्रार्थना पत्र सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना अधिकारी को प्रेषित करते हैं तो सूचना अधिकारी उस प्रार्थना पत्र को प्राप्त करने के पश्चात क्या कर सकता है, हम इस बात को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि या तो वो सूचना देने से इनकार कर सकता है, या तो वो सूचना देने से इनकार कर सकता है, या सूचनाएं कार्यालय से संबंधित नहीं है ऐसा कह सकता है और आपकी सूचना को ट्रांसफर कर सकता है। भ्रामक या असंतुष्ट पूर्ण सूचनाएं दे सकता है, सूचनाएं नहीं भी दे सकता है। कुल मिलाकर वो 4 कार्य कर देता है। या तो वो सूचनाएं देने से इनकार करेगा, या ये कहकर हमें प्रेषित करेगा कि जो सूचनाएं हैं वो हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है। जब हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है तब वो क्या करेगा, तब वो सूचनाएं यदि हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है तो वो आपकी सूचना को संबंधित विभाग को ट्रांसफर कर सकता है या आपको वापस कर सकता है। भ्रामक या असंतुष्ट पूर्ण सूचनाएं देना यानी कि आपको ऐसी सूचना देना जो गलत है, जिसका कोई अर्थ नहीं, या ऐसी सूचनाएं देना जिससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसा कर सकता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा काम है वो सूचनाएं नहीं देगा। अगर आपको 30 दिन के अंदर सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं, यानी उसके विरुद्ध आप प्रथम अपील अंतर्गत धारा 19(1) में जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि यदि सूचनाएं नहीं देता है तो हम क्या करेंगे। सूचनाएं देने से इनकार यदि करता है, यदि कोई सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार करता है तो इनकारी पत्र हमें मिलेगा। यदि हमें इनकारी पत्र मिलता है और हमें जानकारी नहीं है किसी बात की, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम किसी ऐसी संस्था से, एनजीओ से, किसी अधिवक्ता से, किसी व्यक्ति से संपर्क करेंगे जो आरटीआई एक्ट का जानकार हो। हम उससे संपर्क करेंगे और ये देखेंगे कि जो सूचनाएं हमने मांगी हैं क्या वो धारा 8 के अंतर्गत दे नहीं है। यदि ऐसा है तो उक्त सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं होंगी। धारा 8 में कुछ ऐसी उपधाराएं हैं जिनमें सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। इसके लिए कई केस ला हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनाम भारत संघ बनाम केंद्रीय सूचना आयोग इत्यादि। खैर, वो परिस्थितियों के अनुसार दी जाती हैं। ये बहुत बड़ा सेक्शन है, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना मान लीजिए, यदि इंकारी जायज है तो आप कुछ नहीं कर सकते, किंतु यदि इंकारी नाजायज है तो आप प्रथम अपील अंतर्गत धारा 19(1) के तहत पहली अपील अपीली अधिकारी को कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूचना देने से इनकार करता है और इंकारी अगर जायज है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इंकारी नाजायज है तो हम उसके खिलाफ प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात
कि यदि सूचना कार्यालय से संबंधित नहीं है, इस प्रकार का लेटर हमको प्राप्त होता है, तो हम ये देखते हैं कि अगर उक्त कार्यालय से संबंधित नहीं है तो किस कार्यालय से संबंधित है, क्या उस संबंधित प्राधिकारी को आपका लेटर ट्रांसफर किया गया है। अमूमन होता यूं है कि जब हम सूचना मांगते हैं और उस विभाग से मांगते हैं जिससे वो संबंधित नहीं है, तो वो विभाग उस विभाग को जिससे वो संबंधित है, उस विभाग को वो प्रार्थना पत्र की मूल प्रति पोस्टल ऑर्डर सहित प्रेषित कर देता है और इसकी जानकारी हमको प्रेषित करता है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्राधिकारी हमारा मूल प्रार्थना पत्र हम ही को वापस कर देता है इस पत्र के साथ कि यह प्रार्थना पत्र, यह सूचनाएं हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है। अब इसमें जो दो कंडीशन हुई, एक तो वो उस प्राधिकारी को ट्रांसफर कर देगा जहां से वास्तव में आपकी सूचनाएं संबंधित हैं। जब आपको पत्र प्राप्त होगा कि उक्त सूचनाएं हमारे कार्यालय से संबंधित नहीं है और आपका पत्र, आपका प्रार्थना पत्र उस कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है, अब आप वहीं से सूचनाएं प्राप्त कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक रिमाइंडर बना करके उस सूचना अधिकारी को प्रेषित करना है जहां आपका प्रार्थना पत्र ट्रांसफर किया गया है। अब दूसरी बात यह कि यदि आपका मूल आवेदन आपको ही वापस कर दिया गया, तब आपको क्या करना है, तब आपको फिर से नया आवेदन करना है और उस विभाग में करना है जहां से वो संबंधित है। गलत या भ्रामक सूचनाएं देना, यानी कि यदि सूचना अधिकारी हमें कोई ऐसी सूचना देता है जो गलत है अथवा भ्रामक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 19(1) में अपील कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आयोग में उस सूचना अधिकारी की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एक वाद है। रजिस्ट्रार कर्नाटक लोकायुक्त का कार्यालय बनाम कर्नाटक सूचना आयोग AIR 2014 के अनुसार यदि आयोग को यह समाधान हो जाता है कि आपकी सूचनाएं निश्चित समय अवधि में यानी 30 दिन के अंदर सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर नहीं दी गई हैं, या आपको जो सूचना दी गई है वो भ्रामक रूप से दी गई है, या भ्रामक जानकारी आपको सूचना अधिकारी देता है, या गलत सूचनाएं आपको प्रेषित कर देता है, या सूचना देने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, तो आयोग उस सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपए का अर्थदंड लगा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह साबित करने का भार आप पर होगा कि उस सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचनाएं प्रेषित नहीं की गई, या भ्रामक सूचना प्रेषित की गई, या गलत सूचना आपको दी गई। अब इसके बाद सूचनाएं न देना। सूचनाएं न देना, इसके लिए नमित शर्मा बनाम भारत संघ के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह व्यक्ति जो इससे व्यथित है वह उससे उच्चतर अधिकारी के समक्ष अपील अंतर्गत धारा 19(1) में कर सकता है, लेकिन उसकी समयावधि 30 दिन के अंदर। अब उच्चतर अधिकारी कौन होगा? उच्चतर अधिकारी दोस्तों, जैसे तहसील स्तर पर हम देखते हैं तो तहसीलदार जो है वो सूचना अधिकारी है, सूचना अधिकारी है। तो उप जिलाधिकारी हमारा प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा। जहां उप जिलाधिकारी सूचना अधिकारी है, वहां पर जिलाधिकारी प्रथम अपील अधिकारी होगा। जहां जिलाधिकारी
जिला अधिकारी जहां पर सूचना अधिकारी है वहां उससे उच्चतर अधिकारी कौन होगा? प्रथम अपीलीय अधिकारी होगा। तो उच्चतर का मतलब है उससे ऊपर का अधिकारी। अब दोस्तों एक प्रश्न यहां आता है कि यदि हमें सूचना ही 30 दिन पश्चात प्राप्त हो रही है तो हम जो अपील करेंगे वो तो लेट हो जाएगी ना। तो क्या विलंब से ऐसी स्थिति में अपील की जा सकती है? तो नमित शर्मा बनाम भारत संघ के बाद में ही इस बात का भी उल्लेख है कि क्या विलंब से अपील की जा सकती है। तो विलंब से अपील की जा सकती है यदि उसका कोई विशेष कारण हो, यदि आयोग को यह समाधान हो जाए कि विलंब से जो अपील हो रही है उसमें विलंब आपके द्वारा नहीं किया गया, या आपके पास कोई ऐसा पर्याप्त कारण हो जिससे यह साबित हो सके कि विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है, तो ऐसी अपील को आयोग स्वीकार कर सकता है। अब अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि हमारी अपील का निस्तारण कितने दिन में होगा। तो आयोग को जब ये समाधान हो जाता है कि आपकी अपील में विलंब नहीं हुआ है और अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो मित्रों फिर 30 से 45 दिन के अंदर आयोग उसको निस्तारित कर देता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न ये आता है कि हम अपील कैसे करें। तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसका एक फॉर्मेट आता है, आप उस फॉर्मेट को ले लीजिए। 3 प्रतियों में आपको फिल करना है, उसको 3 प्रतियों में फिल करना है और 2 प्रति आपको प्रेषित करना है, 1 प्रति आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। यदि आपको फॉर्मेट नहीं मिलता है, आपको वो फॉर्मेट नहीं मिलता है, ऑनलाइन आपका नहीं हो पाता है, ऑफलाइन ही करना चाहते हैं, ऐसी सुविधा आपके पास नहीं है कि उसका फॉर्मेट आप नेट से निकाल लें, तो आप क्या करेंगे, तब आप एक सादे कागज पर भी अपनी शिकायत, अपनी अपील लिखकर प्रेषित कर सकते हैं। अब उसका प्रारूप क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में प्रथम अपीलीय अधिकारी, इसके पश्चात उस प्राधिकारी का उच्चतर अधिकारी, पद नाम, उसकी कार्यालय का पता, विषय प्रार्थना पत्र बाबत जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील महोदय। इसके पश्चात आपको संपूर्ण तथ्य लिखने हैं, संपूर्ण तथ्य आपको लिखने हैं। उस प्राधिकारी का नाम, पता लिखना है, सूचना कब मांगी गई इसका विवरण आपको देना है, सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुआ इस बात का प्रमाण आपको देना है, इस बात को उसमें दर्शाना है। अपील जो आप कर रहे हैं उसका बेस क्या है, आधार क्या है, ये भी आपको बताना है। अगर आपकी अपील विलंब से है तो उस विलंब का कारण भी आपको बताना है। इसके पश्चात आपको अनुरोध करना है, क्या अनुतोष चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, इस बात को आपको उसमें लिखना है। इसके पश्चात आप दिनांक लिखेंगे लास्ट में, अपीलार्थी, अपीलार्थी के बाद आप अपना नाम और पूरा पता, उसके अतिरिक्त जो है मोबाइल नंबर लिखेंगे। ये आप जरूर डालिएगा, अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर अवश्य डालिएगा। संलग्नक में आपको लिखना है लोक प्राधिकारी को प्रेषित आवेदन की 6 प्रति आपको लगानी है। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट रसीद की 6 प्रति आपको लगानी है। रजिस्ट्री का स्टेटस रिपोर्ट लगाना है, यानी कि रजिस्ट्री आपने जो की थी वो सूचना अधिकारी को कब प्राप्त हुई इसका स्टेटस आपको लगाना है। सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना की 6 प्रति यदि आपको मिली है कोई सूचना और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उस सूचना को इसमें दाखिल करेंगे और इसके पश्चात स्टेटस रिपोर्ट लगाएंगे। अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो उन्हें आप इसमें दाखिल करेंगे, यानी कि आप इसमें सारा वृत्तांत लिखने के पश्चात
सब कुछ सिस्टमैटिक रूप से लिखिए। लिखने के पश्चात आप अपने साक्ष्य भी उसमें लगाइए। लगाने के पश्चात तब आपको इसको 3 प्रतियों में बनाना है। 2 प्रति आपको प्रेषित करनी है एक साथ, और 1 प्रति आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है भविष्य के पत्राचार के लिए। दोस्तों, अगर आपको प्रारूप मिल जाए तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपको यदि प्रारूप मिल जाता है तो आपको उसी प्रारूप में फिल करके आवेदन करना है। 3 प्रतियों में आवेदन होगा, इसको मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप इसको माइंड में रख लीजिए कि अगर प्रारूप मिलता है तो उसी प्रारूप में, उसी फॉर्मेट में आप फॉर्म फिल करके आप आवेदन करेंगे। अगर नहीं मिलता है तब आप सादे कागज का प्रयोग करेंगे। आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।